नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और उत्तर प्रदेश के चुनाव की आज हम बात करेंगे। प्रचार जोरों पर चल रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर सबसे तीखा हमला बोला। मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाते हुए सीधे सीधे कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे तो लखनऊ में बैठकर एक लड़का हत्या करा रहा था। अखिलेश यादव पर सीधे दंगे में हत्या कराने का आरोप आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है। बुलंदशहर में वो रैली कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो दो लड़के इस बार आए हैं, इसमें से एक लखनऊ में बैठकर मुजफ्फरनगर दंगों में हत्या करा रहा था और दूसरा यानी जैन चौधरी दिल्ली में बैठकर तमाशा कर रहा था और कह रहा था कि हत्यारों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरोप पहले भी लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों को पहले भी मुद्दा बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन आज जिस तीखे अंदाज में उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला वो पहली बार है। सुनिए। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा इस सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। और देखिए अखिलेश यादव का जवाब एक ट्वीट के जरिए उन्होंने दिया। इस बात का जवाब उन्होंने लिखा कि ये भाईचारा बनाम भाजपा का चुनाव है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे जैन चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ। वहां से उन्होंने कहा कि मुद्दा अब जिन्ना पाकिस्तान नहीं चलेगा, अब केवल और केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात अगर होगी तो होगी महंगी बिजली की। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि कैसे बजट के अंदर आम आदमी को कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हीरा सस्ता किया गया है, जूते चप्पल सस्ते कर दिए, ये ठीक किया, क्योंकि अपने लिए रोजगार तलाशने के लिए, अपने काम करवाने के लिए आम लोगों के जूते चप्पल घिस चुके थे बीजेपी की सरकार में। लेकिन फिर भी जो बात आज योगी आदित्यनाथ ने कही है, उससे यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस चुनाव प्रचार का पारा अब और आगे बढ़ेगा। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। राकेश जी स्वागत है आपका। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। संगीत रागी जी हैं हमारे साथ। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। स्वागत है रागी साहब आपका। और संदीप चौधरी जी आरएलडी के नेता हमारे साथ हैं। चौधरी साहब का स्वागत है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों को चुनाव में उठाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रचार में यह कोई पहली बात नहीं है, तो अनेकों बार हो चुका है अब तो, और बीजेपी का हर नेता उठाता है। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन यह कहना कि उस वक्त एक लड़का लखनऊ में सत्ता में था और हत्या करा रहा था, सीधे सीधे अखिलेश यादव पर हत्या कराने का आरोप लगा देना पब्लिक मीटिंग में, यह पहली बार हुआ है। देखिए सौरभ जी, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है ये सच है। ये सच है कि जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, जिस समय लोगों की हत्याएं हो रही थी, उस समय सरकारी तौर पर खुला संरक्षण था
दंगाइयों को, हत्यारों को किसी प्रकार से पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मना किया गया था और यही कारण था कि मुजफ्फरनगर से यह दंगा निकल करके ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गया था। यह बहुत रेयर हुआ है जब दंगा शहरी क्षेत्र से निकल करके ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच जाए और गांव तक कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हो, जब इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो, इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हो और मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन जो थे अखिलेश यादव जी, वो मौलाना नजीर को राजकीय वायुयान से बुला करके, जो दंगे का आरोपी था, जिस पर सबसे ज्यादा आरोप था कि उसके कारण दंगे भड़क रहे हैं, जो भड़काऊ बयान देने का काम कर रहे थे, जिन्होंने सचिन और गौरव की वहां हत्या कराने का काम किया था, उन दंगाइयों को, उन अपराधियों को, उन हत्यारों को खुला संरक्षण था लखनऊ में बैठी हुई सरकार से। नहीं, मुख्यमंत्री राकेश जी देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसका मतलब क्या निकलता है? जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी पब्लिक मीटिंग में कही है, उसका मतलब यह निकलता है कि अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री हिंदुओं की, जाटों की हत्याएं होने दे रहे थे, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों की जान माल की सुरक्षा करती, वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखती, वो वहां दंगे होने से रोकती, वो वहां हत्यारों पर कार्रवाई करती, वो उन दंगाइयों पर कार्रवाई करती। लेकिन समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी थी, दंगाइयों को संरक्षण दे रहा था। और इतना ही नहीं, मौलाना नजीर को तो इन्होंने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी, बाकायदा सरकारी वायुयान से बुला करके उनको मुख्यमंत्री आवास में ये नाश्ता एक सेकंड मैं जरा डॉक्टर अजीज से, लेकिन जो बयान के जो आज मुख्यमंत्री के शब्द हैं, मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूं कि ये ऐसे सीधे सीधे अखिलेश यादव को उस वक्त कह देना कि वो हत्या करा रहे थे। डॉक्टर अजीज खान, ये आज मुख्यमंत्री के मुंह से निकला है। देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि मैं देख रहा हूं कि चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, भाई ये पीसीआर प्लीज जरा सा इसको ठीक कर दें, इको ठीक कर दीजिए। आप देखिए हार की जो बौखलाहट है, जो तिलमिलाहट है, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगा है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल आईने की तरह क्लियर हो गया है। देखिए किस तरह वो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता रहे। हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, आज ये उपलब्धियों पर बात क्यों नहीं करते और हमसे बहस कर रहे हैं उपलब्धियों पे? आज आप देखिए किसान, जिस किसान को आपने कुचला, वो किसान जब अपने वो बहुत उम्मीद उसको थी बजट में कि हमारे लिए बहुत कुछ किया जाएगा, आपने क्या किया? मैं जानना चाह रहा हूं। ये इस तरीके की भाषा को बोल करके क्या किसान को आप मुद्दे से भटका देंगे? नहीं भटकेगा। गुमराह कर देंगे? नहीं गुमराह होगा। अब किसान ने ठान लिया है कि आपने 5 साल उसको बंधक बनाया है, 5 साल उसको ठगा है, धोखा दिया है। अब बहुत कुछ हो गया। आप कितने भी नफरत के बीज बो, कितने भी जहर घोलो, वो जहर अब घोलना अब आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि ये चुनाव और ये किसान अब वो भाईचारे की बात करेगा, क्योंकि आज हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है कि ये चुनाव जो है वो भाईचारा बनाम भाजपा है, क्योंकि भाजपा नफरत की बात करती है, नफरत फैलाने की बात करती है, और इनके छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता जी, मैं कह रहा हूं कि आज वो विकास पर बात नहीं कर रहे, वो अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि आखिर किसान के लिए जो बजट आया कल, उस बजट में आपने क्या दिया? आपने फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है वो घटा दिया, आपने 1,40,000 करोड़ से घटा करके आपने 1,05,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसको आप नहीं बताएंगे? आप फूड सब्सिडी 2,86,000 करोड़ रुपया से घटा करके 2,06,000। डॉक्टर साहब, इसको आप विस्तार में आगे बताइएगा, लेकिन अभी जो आपने मूल बात कही है, मैं वो ले जाना चाहता हूं डॉक्टर रागी के पास। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि ये इस किस्म के मुद्दे उठाएंगे जिससे समाज में जहर घुले, इस किस्म के मुद्दे उठाएंगे जिससे असल मुद्दों से ध्यान भटके। आज मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिला देंगे डॉक्टर रागी, लेकिन ये नहीं बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान के लिए क्या किया, गन्ने के भुगतान के लिए क्या किया, महंगी बिजली के लिए क्या किया, छोटे जानवर के लिए क्या किया। आप कराते रहिए मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत पैदा करने की कोशिश, लेकिन इस बार जनता डिगेगी नहीं, यह आरोप है। सौरभ जी, दंगा जो था मुजफ्फरनगर के अंदर, वो क्या हिंदुओं ने शुरू की थी? हत्याएं का दौर क्या हिंदुओं ने शुरू किया था? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था और मैं वो सारे इलाके घूम करके आया था, सारे गांव घूम करके आया था, और बात बहुत साफ थी। मैं एक गांव में भी गया था जहां पर मैंने देखा था कि वो उस समय अजीत जी का एक सम्मेलन था, उसमें बहुत सारे जाट लोग वहां पर गए थे, और मैंने उनसे एक प्रश्न किया था कि आप कह तो रहे हैं कि
जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप तो अजीत जी के सम्मेलन में गए हुए हैं, पूरा गांव का गांव खाली है। तो उन्होंने कहा हम चौधरी चरण सिंह का सम्मान करते हुए उनके साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हमारी मां बहनों और बेटियों की आबरू की रक्षा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, और जयंत सिंह और अजीत सिंह का परिवार जो है वो अपने मांद में छुपा रहा था। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे याद है कि जब हम चैनल पर डिबेट कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे मित्र लोग कह रहे थे कि किसान नाराज है, किसान नाराज है, 2017 में देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से परिणाम ठीक नहीं आएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाले परिणाम आए। एक और बात, ये जिक्र क्यों ऐसा हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आप क्यों ऐसा चुनाव में करते हैं, सवाल यह है कि आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नारा आप रोज देते हैं, मुसलमानों का आप ये नहीं कहते हैं कि एक आतंकवादी की हत्या हुई है, एक आतंकवादी को जेल में डाला, मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। तो जब आप हिंदू और मुस्लिम की बात आप प्रतिदिन आए दिन आप अपने विमर्श में लाते हैं जी, और मुसलमानों को आप गोलबंद करते हैं, जब भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कहती है तो सौरभ जी अपने चैनल से इस बात का जिक्र करते हैं कि अमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट कितना है, गुज्जर कितना है, जो है वो ब्राह्मण कितना है, क्षत्रिय कितना है। और जब मुसलमानों की बात आती है तो उसमें यह नहीं बताया जाता है कि जुलाहा कितना है, अंसारी कितना है, शेख कितने हैं, बाकी मौलवी कैसे हैं जी। यानी कि आप इस्लाम को एक मोनोलिथिक मान करके चलते हैं और हिंदू समाज को जातियों में बांटने की जो कवायद है वो मीडिया की भी है, पॉलिटिकल पार्टी की भी है। तो ये एक खतरा इस देश पर तो है, और मुझे लगता है कि 70 साल में इसी राजनीति को धार देने की कोशिश की गई है। प्रोफेसर साहब देखिए ये एक अलग विषय हो जाएगा, इस पर आगे कोई और बहस लंबी रखी जा सकती है। आपने जो कहा, देखिए ये काम ये होता कैसे है, ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के कल्चर की वजह से। आपने ठीक कहा, जब टिकट वितरण होता है या जब नेता लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, अच्छा ये कौन सी जात का है। हिंदुओं में होता है तो जात देखी जाती है, मुसलमान होता है तो धर्म देखा जाता है। सौरभ जी मैं बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्यों मुजफ्फरनगर की बात की जी, क्यों कैराना जिक्र में आता है, कभी इसको गहराई से और संदर्भ में देखने की कोशिश कीजिए कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इस देश में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या अन्य इलाके, वो संवेदनशील इलाके हो जाते हैं। ठीक है, पुलिस की नजर में, सुरक्षा की नजर में। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, शाहीन बाग वहीं खड़ा होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज वहीं पर खड़े होते हैं, दंगे वहीं पर होते हैं, तो वो याद दिला रहे हैं। नहीं ठीक है, अच्छा नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपकी बात समझा। नहीं देखिए बात यह है 2013 का दंगा, 2013 के दंगे में डॉक्टर साहब, प्रोफेसर लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना याद दिला रहे हैं कि यदि समाजवादी पार्टी जीतती है तो एक ऐसी पार्टी को आप जीत दिला रहे हैं जो रैडिकल इस्लामिस्टों के साथ खड़ी होगी, हिंदुओं का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हिंदू समाज अच्छा ठीक है, देने से अपने आप ठीक है, ये इसका जवाब चौधरी साहब ने, संदीप चौधरी साहब, जो आपने कहा कि अगर ये गठबंधन जीत गया तो इसका मतलब ये मैसेज ये जाएगा कि कट्टर इस्लामी सोच वाले जो हैं वो हावी हो जाएंगे, इसीलिए मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाना जरूरी है। सौरभ भाई, हंसी आती है इनकी बातों पे। अभी जहां से स्टार्ट किया इन्होंने कि जाटों की लड़की के साथ गड़बड़ हुई और फिर उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको इंसाफ दिलाया। आप मुझे ये बताइए, गीतिका शर्मा का आपने नाम सुना होगा, बलात्कार हुए, गलत तरीके से उनके साथ शोषण हुआ उनका और उनकी हत्या हो गई, तब ये कहां चले गए थे बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या आज तक गोपाल कांडा के घर जाने की किसी की हिम्मत हुई? बना इसके हाथरस के अंदर दलित महिला, वो भी हिंदू थी, बलात्कार भी हुआ, रात में बीजेपी सरकार ने उसको जला भी दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं, तब इनके
कहां थे वो लठेत, कहां थे वो देशभक्त? आज तक क्या उन्होंने पता किया कौन आदमी है, क्या करना है उसका, क्या नहीं करना? ये दंगे तब क्यों नहीं हुए जब चिन्मयानंद बीजेपी का सांसद बेटियों की इज्जत लूट रहा था? क्या वो मुसलमान थी, क्या वो जाट थी? वो कौन सी बेटियों की इज्जत लूट रहा था? आज तक कहां गए इनके वो देशभक्त, कहां गए इनके वो कार्यकर्ता? कुलदीप सेंगर जिसकी इज्जत लूट रहा था, क्या वो मुसलमान थी, क्या वो जाट थी? कहां गए इनके वो कार्यकर्ता? तो मैं जानना चाहता हूं किस तरीके की ये बातें करते हैं, हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं, ये नफरत क्यों परोसना चाहते हैं? अरे आप जातियों की बातें क्यों करते हो जब आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था? कहां भूल गए आप अपने उस नारे को? आज आप मुसलमान को अलग कर देना चाहते हो केवल राजनीतिक जीत के लिए। अरे आपके नेता अटल जी ने कहा था हार जीत चलती रहेगी, ये मेरा देश बचना चाहिए, और आप इस देश को डुबाने के पीछे लगे हो, आज समाज को डुबाने के पीछे लगे हो। आपने इस देश को राजपूतों में, गुजरों में, जाटों में हर तरीके से बांट के रख दिया। खुद सोचो, खुद आत्ममंथन करो, क्या आप देश को मजबूती की तरफ ले जा रहे हो या कमजोर करने? नहीं, मैं आपके देखिए, आप ये कहें कि ये लोग, आप लोग ये धर्म की राजनीति करते हैं, मैं इसके ये आरोप तो आपका मैं ठीक मान लूंगा, लेकिन अभी आपने कहा कि ये लोग जातियों की बातें करते हैं। अरे अभी वीडियो मैंने देखा, जयंत चौधरी जी कह रहे थे, हालांकि वो मुख्यमंत्री के बयान पर अपने रिएक्शन दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा खून तो पहले ही गर्म है, तो वो किस खून की बात कर रहे थे? जाटों का नेता अपने आप को कौन बताता है? चौधरी साहब ये ना कहें कि आप लोग जो है जात की राजनीति नहीं करते, ये तो ना कहें। गौरव जी बहुत अच्छी बात कही है, क्लियर कर दूं। हाँ। गौरव जी क्लियर कर दूं। सौरभ जी वो किसानों के खून की बात कर रहे थे। 1 साल पहले कहा था ये कानून गलत है, इन्हें वापस लो, लेकिन सरकार ने हजारों करोड़ खर्च कर दिए कि ये कानून सही है, हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन 700 लोगों की जान चली गई, तब भी वो गर्म खून मैदान में डटा रहा। अच्छा ठीक है, वो मतलब किसानों की बात कर रहे थे, सिर्फ जाटों की बात नहीं कर रहे थे। और क्यों ये जहर घोला जा रहा है बार बार? एक अगर जख्म लगा 2013 के दंगों का एक इलाके पर, क्यों उसे कुरेदा जा रहा है? जवाब दे राकेश त्रिपाठी। देखिए, डॉक्टर अजीज खान ने भी कहा कि ये विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते, ये बार बार दंगों का जिक्र क्यों करते हैं? ये दंगे का जिक्र करके हम उत्तर प्रदेश की जनता को बार बार याद दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या था और आज हमारी सरकार में क्या है। हमने जब संकल्प पत्र अपना 2017 में जारी किया था तो पहला स्लोगन हमने दिया था, पहला नारा हमने दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और आज जब हम सरकार के अपनी उपलब्धियां लेकर के जा रहे जनता के बीच में, तो डंके की चोट पर बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हमने कैसे दुरुस्त करने का काम किया है। आज मुकीम काला और मुस्तकीम काला के डर से कोई कैराना में पलायन नहीं कर रहा है। आज किसी अपराधी माफिया का मत मजहब के आधार पर संरक्षण नहीं हो रहा है। आपकी सरकार में मौलाना नजीर जैसे लोगों को जो राजकीय वायुयान में बैठाल करके दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में आप चाय पिलाया करते थे, वायु श्रेणी की सुरक्षा दिया करते थे, वैसा अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। अब अपराधी गले में तख्ती डाल करके थानों में पहुंच करके सरेंडर कर रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। वो जो लोगों को खौफ पिलाया करते थे, आज वो खौफ पे हैं। हमने जो माफियाओं को आज उन पर कठोरता करने का काम किया है, जो बुलडोजर चलाने का काम किया है, हम इसको उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम आपके कारनामों को जनता के बीच में याद दिलाएंगे। हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार होने का क्या मतलब होता है। एक आपको जवाब संदीप चौधरी देना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर अजीज के पास जाऊंगा। बोलिए संदीप चौधरी, जवाब दे रहे हैं आपको। को बंटाधार कर जाता है संदीप चौधरी। आप विकास की बात करना चाहते हो तो करिए ना। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 95,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया और हमने 1,56,000। एक सेकंड, जरा कानून व्यवस्था की बात अभी आप राकेश त्रिपाठी कर रहे थे, संदीप चौधरी उस पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। सुन लीजिएगा, एक मिनट बोलिए चौधरी जी। सरकार में आज पूरे उत्तर त्रिपाठी साहब एक मिनट तक मिर्जापुर से लेकर जवाब लेता हूं, आपकी बात का जवाब तो ले लूं। एक सेकंड, हाँ बोलिए चौधरी जी, बोलिए। सौरभ भाई, राकेश जी की चाबी निकाल लो तभी रुकेंगे। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, जो गीतिका शर्मा का रेप करके मर्डर कर देते हैं, उसके नोट आपने पढ़े होंगे, सीबीआई के पास भी है। वो केवल देश में पलायन नहीं हुआ, वो दुबई की एक एयरपोर्ट में जाके काम कर रही थी, इतना डर था। और बीजेपी ने अभी हाल ही में उसके भाई को चुनाव लड़ाने का काम किया। आप किस तरीके की बातें करते हैं? यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर इस तरीके से हवा में मत फेंकिए। पढ़ा लिखा समाज है, सबके पास आंकड़े हैं, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, हर कोई अपडेट है। यहाँ बैठकर झूठे आंकड़े देने से या ये भाषण देने का भी नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। देश के सामने सच रखिए। स्टूडेंट भी देखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, लोग टीवी चैनल देख के अपनी
एग्जाम की तैयारी तक करते हैं। इसलिए कृपया करके इसे राजनीतिक मंच न बनाए, हकीकत बताएं। हकीकत देखिए सर, ये तो आप चुनाव में तो सब अपनी अपनी उपलब्धियां बताएंगे ना। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कह रहे हैं हम दंगे इसीलिए याद दिलाते हैं ताकि लोगों को याद रहे कि उस जमाने में कैसी अराजकता हुआ करती थी, जिस पर हमने लगाम लगाया। डॉक्टर अजीज खान, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप। बोलिए। बड़े बड़ी देखिए, चौधरी जी एक मिनट, अजीज खान जी बोल रहे हैं। आपको साफ हुआ इसी तरीके। ठीक है, एक सेकंड चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही है तो जरा थम जाइए, जरा आपके साथी बोल रहे हैं। एक मिनट, हाँ अजीज खान जी की आवाज है, बोलिए। उनके जी चाबी निकालिए। अरे भाई संदीप भाई, थोड़ा सा मौका दीजिए मुझे। मैं कह रहा था, देखिए ऐसा है सौरभ जी, ये बिल्कुल राकेश जी इन्होंने कहा उपलब्धियों की बात करते रहे, ये शायद ये उपलब्धि भूल गए। अभी मैं लेटेस्ट एक 1.5 हफ्ते की बात करना चाहूंगा। अभी देखिए हाथरस वाला वाकया कितना फेमस हुआ था। उसी तर्ज पर गालिबपुर बुलंदशहर में 21 जनवरी को एक लड़की के साथ उसी तरीके का दुराचार होता है और रात के अंधेरे में पुलिस वाले जला देते हैं। बस फर्क सिर्फ यह है कि पहले पेट्रोल डालकर जलाया गया था, अब की लकड़ी से जलाया गया है। ये आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। अभी लखीमपुर में 4 दिन पहले एक लड़के को जिस तरह पुलिस ने मारा है, पकड़ करके उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? आप देखिए अलीगढ़ में अरुण वाल्मीकि को कस्टडी में लेकर के मारा आपने, आपके लोगों ने मारा। किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? मनीष गुप्ता जी ठीक को आपके लोगों ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में मारा गया, और किस कदर बेरहमी से मारा गया। किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। विवेक तिवारी, आप लखनऊ की बात ले लें, विवेक तिवारी क्या उसका जुर्म था? विवेक तिवारी को किस कदर पुलिस ने मारा और आपके लोगों ने कैसे सफाई दी। आपके लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने उस पर उंगलियां उठाई थी। उन्होंने कहा था यह बहुत अत्याचार हो रहा है। डीएम ने रात भर जो महिला साथी थी उसको बैठाए रखा और सादे कागज पर किस तरह से लिखवाया गया। मैं बताना चाह रहा हूं किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था, योगी जी तो आज योगी जी तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अभी भी बहुत लोगों को गर्मी चढ़ रही है, 10 मार्च के बाद उतार देंगे, मई जून में शिमला बना देंगे। मैं कह रहा हूं सौरभ भाई, हमारे योगी जी उन्होंने प्रोफेशन बदल लिया है। अब वो वैज्ञानिक हो गए, मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। अब उन्होंने अपना ये प्रोफेशन में तो फेल हो गए। मुख्यमंत्री 5 साल इस यहां की जनता ने बनाया जी, और उन्होंने 12 उत्तर प्रदेश को बंधक बना लिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान, नौजवान, बेरोजगार परेशान है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ताक पर लाके रख दिया। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके की लफाजी वाली बातें और तमाम तरीके का गुमराह करने वाली बातें और समाज में जहर खोलने के अलावा ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक मिनट, अब संगीत रागी जी को ला रहा हूं चर्चा में जवाब देने के लिए आपको। जी ठीक है प्रोफेसर साहब जी, ठीक 10 सेकंड। रागी साहब जी, ये साहब प्रोफेसर हैं, रागी साहब प्रोफेसर है, पढ़ाते किसी यूनिवर्सिटी में। अरे समाज में कितना जहर घोलेंगे रागी साहब? अरे कम से कम इसका ख्याल रखिए। ये समाज नहीं रहेगा तो हम आप नहीं रहेंगे। ये समाज बहुत अहम है। इतना जहर मत घोलिए वक्ती राजनीति के लिए, वक्ती फायदे के लिए। जनता, एक बात आप समझिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये जनता बनाम ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब आपने उनका नाम लेकर के कहा है तो उनको आप सुन भी लीजिएगा। प्रोफेसर रागी। डॉक्टर अजीज, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और सच पूछे तो मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी वाक कला का सम्मान करता हूं। और इसी नजरिए से, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, विभागाध्यक्ष भी हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। आप एक बार गूगल प्रोफाइल मेरा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता लगा मेरे क्या पब्लिकेशन है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। दूसरी बात, एक प्रोफेसर होने के नाते मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। मैं एक भी बात तथ्य और तर्क के अतिरिक्त मेरा पेशा नहीं है बोलने का। और जो कुछ भी मैं कहता हूं, मैं आपकी तरह राजनीति के सांचे में ढला हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। ये कोई जहर घोलना आप इसे समझते हैं तो आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। जब मस्जिदों से ये रोज सिखाया जाता है कि अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं है, ये इंटॉलरेंस की आइडियोलॉजी नहीं है तो क्या है अजीत जी?
दंगे वहीं पर क्यों होते हैं जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है? आखिर क्या कारण है कि इस्लाम के मानने वाले ही दुनिया में 87% एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के एक भागीदार हिस्से हैं। मैं हिंदुओं को उसी चेतना के प्रति आगाह करता हूं, क्योंकि इस्लाम एक इनटॉलरेंट रिलीजन आइडियोलॉजी में आ चुका है। हम और आप उसे कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अपने समाज के लोगों को, और सबसे बड़ी बात है, आप अपने ही समाज के लोगों को ज्यादा मारते हैं। 85% दुनिया में जो हत्याएं हुई हैं उसका विक्टिम जो है इस्लामिक टेररिज्म। प्रोफेसर साहब, मैं ये चाह रहा हूं कि हम लोग मुद्दे पर आए, बजाय कि हम, मतलब देखिए, इस वक्त हम एक धर्म को डिस्कस करेंगे तो वो उचित नहीं है, लेकिन मैं इसको आपने जो बात कही है, ठीक है, आपने जो बात कही, मैं इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सौरभ जी 10 सेकंड। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे ये आरोप लगाया मुझे, तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया कि ये दुनिया का मेरा रीडिंग है। मेरी किताब आने वाली है अगले महीने, आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, अंतर इतना है, देखिए, जब चुनाव होते हैं तो विकास का मुद्दा भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जितना आने वाले खतरों के प्रति समाज का। शाहीन बाग क्यों खड़ा होता है साहब 70 साल की आजादी? प्रोफेसर साहब, मेरा एक सवाल है फिर आपसे। आप राजनीतिक आदमी नहीं हैं, लेकिन आपने जो ऑब्जर्वेशन दी है उसका एक सामाजिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो है। तो फिर मेरा एक कहना है कि बीजेपी हो या योगी आदित्यनाथ हो, तो फिर वो खुल के कहें कि वोट हमें इसीलिए दो क्योंकि हमें मुसलमान को हावी नहीं होने देना है। खुल के कहें ना, फिर दबी छिपी बात क्यों कहते हैं? देखिए, गांधी जी कहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरी व्यवसाय में इन्वॉल्व है। मुस्लिम की जितने पार्टियां हैं वो व्यवसायिक तौर पर वो धर्म परिवर्तन करते। किसी ने उनसे पूछा कि इसका राजनीतिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है बीएस मुंजे से पूछ लो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत साफ कहा था कि एक भी हिंदू समाज का व्यक्ति हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज का एक दुश्मन खड़ा होता है। कई बार लोग नहीं कहता है, लेकिन क्या ये चीजें स्पष्ट नहीं है कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेंस है वहां के पॉलिटिकल। ठीक है, अच्छा, ठीक, चलिए, ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, ठीक है सर, ठीक है, डॉक्टर अजीज खान जवाब दे रहे हैं। लोग यदि उसके प्रति, ठीक है, डॉक्टर खान बोलिए। देखिए सौरभ जी, प्रोफेसर रागी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, मैं इनसे संतुष्ट हूं, लेकिन ये मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे, मैं यकीन मानिए मैं इनका भक्त हो जाऊं। ये कह रहे हैं कि साहब तमाम तरीके के इन्होंने आरोप लगाए, ये खास कम्युनिटी को टारगेट करके, या इनकी मानसिकता में उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि यहां बात दूसरे तरीके की हो रही है। 4 करोड़ लोग इस समय अपना रोजगार खो चुके हैं और उसमें तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों में बहुत बड़ी लेवल पर आत्महत्याएं हो रही हैं। वो हत्या कौन कर रहा है? सारे मुसलमान हैं, सारे हिंदू हैं, कौन है एक आम नागरिक है इस मुल्क का? एक बात समझिए आप, मैं जानना चाह रहा हूं, 60 लाख छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए। आपके रेज्यूम की बात कर रहा हूं, उसमें कितने लोग बेरोजगार हो, कितने घर तबाह हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर दी और कितने परिवार भूख से मरे जा रहे हैं। उस पर भी 2 शब्द बोल देते आप तो मुझे लग रहा है बेहतर होता। इस मुल्क में 142 परिवार ऐसा है जो अरबपति है और उसकी जो 2 साल की जो इनकम है वो मालूम है आपको 30 लाख करोड़ रुपया है। और इस मुल्क का, पूरे देश का जो बजट, जो इनकम रहा है 2 साल का, वो 40 लाख करोड़ रुपया है। यानी देश का इनकम 2 साल का और 142 लोगों का जो इनकम है वो दोनों पैरेलल चल रहा है। किसने पैदा किया? कौन इनको ला करके, किसने 142 को लाके इस गरीबों और मजलूमों के खिलाफ खड़ा कर दिया? इस मुल्क में जो गरीब है, मजलूम है, बेसहारा है, बेरोजगार है, उसको ला करके आपने चौराहे पे खड़ा कर दिया। 142 लोगों का मुल्क बना दिया आपने। किसने किया? आपने किया। उस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, समाज का। एक छोटा सा जवाब ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं समय सबको और देना है जी। ठीक है, एक छोटा जवाब इस पर। अजीत जी, ये सवाल आप अखिलेश यादव जी से और मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से भी करते हैं कि एक मास्टर परिवार में जन्म होने वाला व्यक्ति, उनकी आज की आर्थिक स्थिति क्या है? एक परिवार के अंदर जो एम्पावरमेंट है, क्या समाजवाद वही है जिसके लोहिया, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी ने कल्पना की थी कि वो एक जाति पर आधारित हो जाएगा, जाति से लेकर के वो एक परिवार विशेष पर आधारित हो जाएगा? कोरोना में दुनिया में उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, दुनिया में बेरोजगारी आई है, लेकिन फिर उस भी मैं कह रहा हूं
कि दुनिया में इसका सबसे सफलतम आयोजन जो है वो भारत सरकार ने ही किया है। और अंदाजा ये लगाइए कि कितने 10 ब्रिटेन 10 इंग्लैंड खप जाएंगे जितना हमने कोविड का टीकाकरण कराया है। उद्योग धंधे का आपको एमएसएमई में जितना अभी भारत सरकार का आउटलेट है, किसानों के अंदर जो है वो आउटलेट जो है वो किसानों के एमएसपी पर जो है, तो क्या आपको लगता है कि वो किसी के आदमी के व्यक्ति के जेब में जाएगा? वो किसानों के यूपीए 2009 से 2014 के बीच में 3.4 लाख करोड़ जो है वो खर्च किया था एमएसपी पे। 14 से 19 तक में भारत सरकार ने 8 लाख करोड़ खर्च किया था। तो क्या वो पैसे किसानों के पास नहीं गए थे? किसके पास चले गए थे? वो भी जो है वो डायरेक्ट उनको दिया गया था। ठीक है, ठीक है। तो कम से कम ये तो कम से कम इस बात चलिए का ठीक सम्मान है, कीजिए। ठीक है। डॉक्टर अजीज जवाब दे दे, फिर राकेश जी। ठीक, वो कह रहे हैं आपके आंकड़े दुरुस्त नहीं है। ठीक है डॉक्टर अजीज। 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, रोजगार देने के लिए 1 साल में। अब तो आप 60 लाख 5 साल में आ गए। खुद ही आपने कबूल कर लिया कि मैं फेल हो गया। बताइए ना, फेल हो गए ना, आपने खुद ही एडमिट किया। मैं नहीं कह रहा हूं कुछ। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 1 साल में, कोविड टाइम और अब आप कह रहे हैं 5 साल में हम 60 लाख देंगे। अभी कल का बजट है, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने उसको उन्हीं की इंस्पिरेशन से बनाया गया है। बताइए ना, ऐसा क्यों? अजीत जी, मैं आपके सवाल को बर्बाद कर मैं आपके सवाल को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं। देश बर्बाद हो गया। ये क्या देश ये आपका नहीं था? गरीबी बढ़ गई। ये देश आपका नहीं है? आपको लग नहीं रहा है कि कोविड में सारे लोगों का इनकम घट गया है? अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक। आप कह रहे हैं कि इस वक्त एक गरीब आदमी की जो हालत है वो अपनी हालत देख करके ये निर्णय करेगा कि उसे किसके साथ जाना है और वो क्यों चुनेगा भाजपा को। फिर राकेश त्रिपाठी जवाब दें इस बात का। देखिए, गरीब आदमी इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष तौर पर कहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की अपेक्षा की थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उस योजना को रोकने का काम किया। केवल 17,000 प्रधानमंत्री आवास इन्होंने स्वीकृत करने का काम किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार का परिणाम क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में 44 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिलते हैं, उनको की छत मिलती है। और कल जो बजट पेश हुआ, जिस बजट के लिए आप परेशान हो रहे हैं ना अजीज खान साहब, उस बजट में कल 40,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है ताकि 80 लाख लोगों के लिए पक्के मकान बन सके। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद क्या होता है कि 60,000 करोड़ रुपए हम हर घर से नल योजना के लिए प्रस्तावित करते हैं इस बजट में, ताकि देश के 3 करोड़ 83 लाख लोगों के घर तक पेयजल शुद्ध पहुंच सके। हम गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, हम गरीबों के लिए उनके घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, हम गरीबों के लिए उस घर में शौचालय बना रहे हैं ताकि बहन बेटियों को अपनी गरिमा को ताक पर रखते हुए खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। हम गरीबों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं ताकि 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का उनको मुफ्त बीमा मिल सके इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 71 लाख लाभार्थी आज जिसके हैं। हम गरीबों को हर महीने में 2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं 35 किलो प्रति परिवार के हिसाब से। ये गरीबों के संदर्भ में आज जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चालू की है ना, आपके समय में नहीं थी। मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं, फर्रुखाबाद की कायमगंज एक तहसील है जहां जैकलिन फर्नांडीज, रानी मुखर्जी और सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर राशन कार्ड बना हुआ था, बाकायदा राशन जा रहा था। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार किस तरह से होता था यह उत्तर प्रदेश जानता है। देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में हुआ था। हजारों करोड़ रुपए का खाद्यान्न आप बांग्लादेश सप्लाई करा दिया करते थे आपके शासनकाल में। सीबीआई की जांच चल रही है और आज तक चल रही है। वास्तविकता यह है कि आपके जो इत्र के वाले मित्र के घर से जो ये दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से ये जो नोटों की गड्डियां बरामद हो रही है ना, ये वही है। आप लोग गरीबों का जो आपने खाया है अपनी तिजोरियों में भर लिया है। अच्छा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अब मैं सोच रहा हूं कौन जवाब दे इसका। चौधरी साहब बोलना चाहेंगे? ये जितने काम अपने किनारे सब हवा हवाई है। डॉक्टर साहब एक मिनट, वो भी बोल लें 1 मिनट जी। सौरभ भाई आपने कहा हवा हवाई है। देखिए सौरभ भाई, मैं आपको मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा। आप चूंकि सीनियर पत्रकार है, आप ही मुझे बताना हवा हवाई है या नहीं है। देखिए मैं इनकी बातों पे यकीन कर लूंगा, बजट पे भी यकीन कर लूंगा अगर आपने कहीं भी हाँ कर दी। आप मुझे ये बताइए, 100 स्मार्ट सिटी वाली बात आपने सुनी थी, अगर एक भी हो
तो मैं हाँ कर दूंगा। अगर 2 करोड़ रोजगार वाली बात थी, आपने सुनी थी, मैंने भी सुनी थी, अगर सच हुई हो तो मैं हाँ कर दूंगा। अगर किसानों की आय 2 गुना हो गई हो तो मैं हाँ कर दूंगा। अगर फौजियों की पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन हो गई हो तो मैं हाँ कर दूंगा। अगर देश में कहीं क्योटो बन गया हो तो मैं हाँ कर दूंगा। अगर काला धन आ गया हो तो मैं हाँ कर दूंगा। अब सौरभ भाई क्या बताऊं, कितना बताऊं, इसी तरीके का ये चुनावी बजट है। रागी साहब, आप हाँ कर पाएंगे जितनी बातें इन्होंने गिनाई हैं? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है। कोई भी स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। आरएलडी के प्रवक्ता पढ़े। रागी साहब, ऑन गोइंग तो हो सकता है, नेवर एंडिंग तो नहीं हो सकता। नहीं, नेवर एंडिंग ये एक ऐसी चीज है ना कि किसी चीज का आप डेवलपमेंट करते हैं तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस ही रहता है हमेशा। आप स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीजें इनपुट आ गया होता है, लेकिन वो कभी एंड नहीं होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअल प्रोसेस पे वो काम करते रहता है। बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है। कल उसी स्मार्ट सिटी में 5G भी आएगा, नए फाइबर ऑप्टिक्स और जगह ग्रामीण क्षेत्रों तक उनके आसपास भी जाएंगे, तो सारी सुविधाओं का ये। देखिए, जब भी बात आती है कि भाई 2 करोड़ की आपकी नौकरियां, बस अजीत जी आप दीजिएगा। देखिए, जब आप आरोप लगाते हैं सरकार पर, प्रधानमंत्री जी को, रागी जी को उनका सलाहकार बना दिया जाए, जोड़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। अरे सर, आपकी नजरें इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पढ़ना चाहता हूँ, इसके अलावा। ठीक है प्रोफेसर साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं एक छोटा कमेंट लूंगा। डॉक्टर अजीज का समय जा रहा है। देखिए, कोविड टाइम्स में दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आप ले लीजिए, सारी अर्थव्यवस्थाओं को गहरा धक्का लगा है। जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे नौकरियां गई हैं। भारत कोई उसका अपवाद नहीं है जी। हमको ये देखना है कि इतना होने के बावजूद भी आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक स्तर पर बेहतर खड़ी है। उसका हिसाब और प्रोफेसर साहब, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं को पीछे, मैं 2 छोटे कमेंट लेना चाहता हूं। आपने कहा जो कुछ हो रहा है उसको कोरोना के नजरिए से भी देखिए, इसकी कोरोना के बावजूद इतना कुछ हो गया है। ठीक है डॉक्टर अजीज। बिल्कुल रागी साहब ठीक कह रहे। कोरोना के बाद स्थिति क्या है सर, मैं एक आंकड़ा दे दूं कि पिछले 7 सालों में जो 2 व्हीलर है उसकी अगर परसेंटेज देखी जाए बिक्री की तो वो बहुत घट गई है। कार की थोड़ी बढ़ी है, लेकिन मर्सिडीज कार की जो बिक्री है वो 42% बढ़ गई है। ये रागी साहब नोट कर ले इस बात को। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें वो 17% इकोनॉमी, देश के इकोनॉमी का 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा होता है। उसमें आप देखिए कि 2016 और 17 में 5 करोड़ 10 लाख लोग काम करते थे। आज की स्थिति है 2020 और 21 में 2 करोड़ 73 लाख लोग बचे हैं। कहां चले गए लोग? यानी आपने इस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, खत्म कर दिया। सर एक आखिरी बात 2014 में इन्होंने 17 नए एम्स बनाने की घोषणा की थी। इनकी घोषणाओं में चले जाएं, दरभंगा में अभी ईंट तक नहीं रखी है इन्होंने। दरभंगा में, बिहार में इन्होंने, गुजरात में जो जमीन ली थी उसका खाली भूमि पूजन किया है। समय नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार राकेश त्रिपाठी जी इस पर अपनी एक आखिरी टिप्पणी करें, और मेरे ख्याल से वक्त उतना ही होगा हमारे पास। मैं केवल इतना कहूंगा कि साइकिल के लिए दरभंगा और गुजरात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और वो भी पंचर साइकिल तो जा ही नहीं सकती है, उत्तर प्रदेश की गलियों में चल नहीं पा रही है। क्योंकि संदीप चौधरी जी ने काशी को क्योटो बनाने की बात की थी। मैं उम्मीद करूंगा, बहुत लंबे समय से शायद संदीप चौधरी जी गए नहीं है, एक बार जरा जाकर के देखा हुआ है। वहां बहुत काशी विश्वनाथ का आपको भव्य मंदिर भी दिखेगा, और साथ साथ में काशी की बदली हुई पूरी सूरत भी दिखेगी। नित्य नूतन चिर पुरातन की तर्ज पर हमने काशी की गलियों को संरक्षित भी रखा है, लेकिन उन गलियों को किस तरह से पक्का किया है, उसके नीचे सीवर की कैसे लाइनें बिछाने का काम किया है, कैसे इंटीग्रेटेड हमने वहां जो तारों का संजाल था उसको हमने कैसे आईपीडीएस योजना के तहत हमने तारों को अंडरग्राउंड केबलिंग करने का काम किया है। आज कैसे जो वहां जाम की समस्या होती थी उसका समाधान करने का काम किया है। जरा गौदलिया चौराहे पर केवल एक बार जरूर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। शुक्रिया करूंगा राकेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर अजीज खान, प्रोफेसर रागी, संदीप चौधरी जी, आज आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।